स्टूडेंट्स नमस्कार। आज की वीडियो जो एएमयू में क्वेश्चन आए हैं उसका पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और लास्ट में आपको आंसर की भी होगी या प्रत्येक क्वेश्चन के बाद उसका आंसर आपको लिखा हुआ भी साथ साथ मिलता चला जाएगा। क्वेश्चन को सुपर ट्रिक से हल किया जाएगा ताकि फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो। तो आप ध्यान से देखेंगे और जब देखिए इसको आप अधिक से अधिक लोगों पर शेयर करें कि लोग दूर दूर तक देखें कि एएमयू का पेपर पता चल रहा है, पटना में भी देख रहे हैं, लखनऊ में देख रहे हैं। अरे आपके शेयर जरूर करें अधिक से अधिक। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया था। पेपर बिल्कुल आसान आया हुआ है, बड़ा सिंपल है, बस आपको सोचना है। ये क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग खाने में खर्च कर रहा है, 2/5 भाग खाने मकान के किराए में खर्च कर रहा है और 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। इसने कितना भाग व्यय कर दिया? यदि आप इसका एलसीएम ले लें 15, 3 पंजे 15, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 5 3 15, 6 और 3 9 5 14/15 भाग उसने खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 14। इसके उपरांत वो 400 रुपए बचाता है। मतलब अब इतना तो उसने खर्च कर दिया, पूरा भाग एक में से 14/15 भाग खर्च कर दिया। तो कितना बचा उसके बाद? 1/15। 1/15 भाग बच रहा है तो बचा कितने रहा है? 400 रुपए। तो पूरे एक भाग पे कितना बचाएगा? पूरे एक भाग पे कितने रुपए थे उसके पास? 15 × 400 कितने आ गया? 6000। इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर इसका है सी। देखिएगा इसी बात को बच्चे आपके मान को ऐसे करते आप कहते पूरे उसके पास रुपए एक्स थे, एक्स के तिहाई भाग, 1/3 भाग खाने पर प्लस 2/3 भाग 2/5 भाग एक्स किस पर? मकान किराए पर, प्लस इसका 1/5 भाग किस पर खर्च कर दिया उसने? कपड़ों पर। तो अब देखिएगा और कितने रुपए फ्री बच रहे उसका? प्लस 400। ये कुल खर्च करा, ये बचा बराबर किसके होगा? कुल कितने रुपए हैं? एक्स। आपको आराम से करना कैसे कर सकते हैं। अब ये कितना आया? इसका लघुत्तम लेंगे आप 15, 3 पंजे 15, 5x, 5 3 15, 6x प्लस 5 3 15, 3x और प्लस 400 एज इट इज रहने दिया बराबर x। ये कितना हो गया? 14x/15 प्लस 400 बराबर x। 400 बराबर x माइनस 14x/15। 15 कम 15 में से 14 गई, x/15। आप ऐसे लिखिए। अब इतना आपको समझने की जरूरत पड़ रही है तो आप ऐसे करें, लेकिन सुपर तरीका सिखा करें। कुल भाग हमने मान लिया एक में से 1/3 उसने सब करने आपको अभी ऊपर से बता दिया। 1/3 खर्च करा प्लस 2/5 खर्च करा और फिर 1/5 भाग खर्च करा। लघुत्तम ले लिया था अभी, ये खर्च हो गया उसके पास। कुल भाग एक में से इतना खर्च हो गया तो बचा कितना? 1/15। 1/15 400 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा? ये मतलब पूरा कितना पैसा उसका? 6000। तो देखिए उसकी आय 6000 रुपए। अगला क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से सुपर ट्रिक से करें तो फटाफट होंगे। तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई हुई है। देखिए अगला क्या कहता है, x³ प्लस 10x² प्लस mx प्लस n, x प्लस 2 और x माइनस 1 इसके गुणनखंड हो तो m और n का मान बताओ। x प्लस 2 इसका गुणनखंड है तो x बराबर माइनस 2 इसको संतुष्ट करेगा। बराबर 0 है। संतुष्ट का मतलब ये है, ये कितना में 2 का क्यूब 8 माइनस के 8 और प्लस के 40 माइनस 2m प्लस n बराबर 0। माइनस के 2m प्लस n बराबर ये 40 है। 40 में से 8 के 32 इधर ले गए -32। इक्वेशन नंबर 1। अब x बराबर -1 भी क्या करेगा? इसको संतुष्ट। 1 का क्यूब 1 10, 1 का स्क्वायर 1 10 एकम 10, m का में 1 का गुणा करेंगे m प्लस n बराबर 0। m प्लस n बराबर -11। इक्वेशन नंबर 2। अब m और n का मान निकालना, 1 में से 2 घटा दो
जब घटाएंगे तो n से n कट जाएगा, माइनस का 2m माइनस का n माइनस का 3m बराबर 32 में से माइनस के 11 घटेंगे प्लस के 11 हो जाएंगे माइनस के 21 और कितना आ गया m बराबर 7। m का मान 7 आ गया। अब m का मान 7 कहीं लगा दो आप, यहां 7 प्लस n बराबर माइनस 11 n बराबर माइनस 18। तो इसका आंसर आ गया डी। आंसर कितना है? डी। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है x बराबर a प्लस 1/a, x बराबर a प्लस 1/a, y बराबर a माइनस 1/a। तो कहता है इसका मान बताओ आप। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। यदि आप ध्यान से देखो तो ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का ये होल स्क्वायर है। चेक कर लीजिए। अब इसका मतलब क्या है? एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, ऊपर स्क्वायर। जब ये जुड़ेगा, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो 1/a से 1/a कैंसिल हो जाएगा, a और a 2a इनटू जब इसमें से ये घटेगा तो a से a घट जाएगा, 1/a प्लस 1/a 2/a और 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16। आंसर इसका आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आता है? b एक वास्तविक संख्या है, इस प्रकार है कि b स्क्वायर बराबर b प्लस 1 है। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? अब देखिए, आप विकल्प को देखिए या आप डायरेक्ट कोशिश कर देखिएगा। इसमें देखिएगा a क्या दे रखा है? b क्यूब बराबर b स्क्वायर प्लस b। यदि b का दोनों ओर गुणा करते तो ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है। यदि दोनों ओर b का गुणा करते तो ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यदि आप ये भी लाना चाहें, b की पावर 4 है यहां पर, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, ये आ गया। अब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, b स्क्वायर कर दिया। आपको सारे ऑप्शन चेक करा रहा हूं। b की पावर 4 बराबर b क्यूब प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर का मान कितना है? b प्लस 1। तो देखिए ये आ गया, b भी आ गया। इस प्रकार से यदि आप d देखें, d वाले को देखते पता चल रहा था उसमें b प्लस 1 है। यदि इसमें से क्या ले लें कॉमन b स्क्वायर तो b प्लस 1 आएगा और b प्लस 1 क्या ये दे रखा है आपको? b स्क्वायर बराबर 1, b स्क्वायर बराबर 1 क्या हो सकता है? b स्क्वायर कभी 1 नहीं होगा, b स्क्वायर बराबर 1। तो इसलिए इसका मतलब कौन सा आंसर इसका गलत है? आंसर इसका है डी। अब डायरेक्ट भी देख सकते थे इसको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगले क्वेश्चन में बनाने की कोई जरूरत नहीं है कुछ भी। देखिए ग्राफ बन रहा है, इस पे आपको ये चेक करना था कितने शून्य के, कितने जीरोस है इसके। तो जहां जहां ये एक्स अक्ष को कट करे या टच करे वो उसके हल है। देखिए यहां पर ये 1 2 3 कितनी है टच कर रहा है? 3 जगह। तो इसका मतलब कितने हल है इसके? 3। तो इसका आंसर कितना है? आंसर इसका क्या है? बी। ये इसका आंसर है। अगला ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। यदि आपने मेरा पेपर कराओ 2016-17 का, उसमें मैंने रूट 2 और माइनस के रूट 2 दिया था और बिल्कुल यही क्वेश्चन था ज्यों का त्यों। आप उसको खोल के देखिएगा, इससे पहले वीडियो पड़ी हुई है। देखिए ज्यों का त्यों क्वेश्चन है कहीं तो देखिएगा। पहला मूल दे रहा है √5/3 और दूसरा मूल दे रहा है माइनस के √5/3। आपसे 2 अन्य शून्य ज्ञात करो, गामा ज्ञात करना है और डेल्टा ज्ञात करना है और मूलों का योगफल उसमें आप पूरी वीडियो पढ़िएगा। मैंने उसमें पूरा लिखा है -b/a और b की वैल्यू कितनी है? 6/a की वैल्यू 3। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। प्लस गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा बराबर -2 और चारों का गुणनफल मैंने आपको याद कराया था, इसका होता है d/a और d की वैल्यू कितनी है? -5 और a की वैल्यू कितनी है? 3। अब अल्फा बीटा इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो माइनस का 5/3 आ जाएगा और गामा और डेल्टा इससे ये कैंसिल हो गया। गामा डेल्टा बराबर 1।
मैंने आपको वहां बहुत लेक्चर दिए, आप पिछले वीडियो में जरूर देखिएगा। मैंने वहां लेक्चर दिए थे दोनों का योग तो -2 और गुणनफल 1 हो। ऐसी कौन सी संख्या है? अब भाई गुणनफल प्लस का आ रहा है तो उसका दोनों संख्या माइनस की है या दोनों प्लस की होनी चाहिए? यदि दोनों प्लस की हो जाएंगी तो योग माइनस का आएगा नहीं, तो इसका मतलब दोनों संख्या किसकी है? माइनस की। अब माइनस का 1 का माइनस का 1 में गुणा करेंगे, 1 सोचने का, नहीं तो निकालने का भी तरीका होता है, इससे हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या सोचा डायरेक्ट -1 और -1 माइनस के 2 गए जुड़ के और बड़ा करेंगे तो 1 आ गया। इसका गामा वाला -1 आएगा और डेल्टा वाला -1। इसका आंसर है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपको ये दिया कि x बराबर 3 - 2√2 है। ऐसे क्वेश्चनों करने का मैंने सुपर तरीका सिखाया था। रूट में कितना है? 2। रूट में 2 है तो इसे 2 + 1 में तोड़ो। और ध्यान दीजिए ये √2 - 1 का ये होल स्क्वायर हो गया। a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2a, बिल्कुल सही है, ये x का मान आ गया। तो √x क्या होगा? √x होगा √2 - 1। अब 1/√x क्या होगा? 1/√x होगा √2 + 1। कभी भी इनके वर्गों का अंतर 1 हो, इनके वर्गों का अंतर 1 हो तो इसका उल्टा कर दो तो हमेशा इसका चिन्ह बदल जाता है। बस किसकी वैल्यू पूछी आपसे? √x - 1/√x। इसकी वैल्यू कितनी है? √2 - 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? √2 + 1। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो √2 - 1 -√2 - 1, इससे ये कैंसिल, माइनस का 2 इसमें देखिएगा। अब देखिए -2 आ गया और जबकि आंसर क्या दे रहा है? आंसर सारे प्लस में। अब सोचने वाली बात, ऐसा कभी भी आ जाए तो या तो आपका माइनस का दोगा या प्लस का दोगा। आपने क्यों देखिएगा, मैं इसे √2 - 1 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं। यदि मैं इसको 1 - √2 का होल स्क्वायर लिख लूं कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 1 - √2 a - b का हो चाहे b - a का हो, तो यहां पर क्या आएगा? 1 - √2। और जब 1 - √2 आएगा तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? इसका उल्टा करेंगे तो 1 + √2, 1 + √2 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 + √2 का ऊपर, 1 + √2 नीचे, माइनस सॉरी, अब इसका ध्यान से करिए, इसका आएगा 1 + √2 का ऊपर, 1 + √2 का नीचे, तो नीचे आएगा -1 ये आएगा, बिल्कुल सही। अब जब घटाऊंगा, अब इसकी वैल्यू मैं दोबारा लिख के दिखाऊंगा आपको, मैं समझाना चाह रहा हूं। इसका आ गया 1 - √2 और जब इसको घटाऊंगा तो प्लस हो जाएगा और 1 + √2, √2 से √2 कट गया, 1 और 1 2। ये बात आप देख लीजिएगा, जब इसको उल्टा करके रख के देख लीजिएगा, जब इसको यहां रखेंगे इसके विपरीत चिन्ह का जब गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो यही आएगा। तो इसलिए कभी भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि यहां पर हम नहीं सोच सकते कि ये माने कि ये माने, तो कभी भी चिन्हों में यदि अंतर आया, सिर्फ चिन्ह में अंतर आएगा, तो यदि -2 आया है तो +2 यदि आंसर तो 2 दे देंगे। यदि हमारा 2 आया था और आंसर देता -2 तो -2 दे देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या है? बी। और ध्यान से देखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? इंडाइसिस का है, घातांक का। ये क्या क्वेश्चन आया हुआ है? दिया हुआ है 81/16 की पावर -3/4 इंटू 25/9 की पावर -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 की पावर -3, ये दे रखा है। अब जरा गौर करेंगे, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 4, इसे 2 की पावर 4 की पावर -3/4, और इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर की पावर -3/2। और यहां पर देखिएगा, यहां पर डिवाइड का निशान है, डिवाइडेड या माइनस भी है। यदि हम भाग में गुणा कर देंगे तो पलटेगा और फिर चिन्ह को पलटेंगे फिर पलटेगा। तो ये ज्यों का त्यों लिख दीजिए 5/2 और इसका चिन्ह बदल दिया, बस ये ध्यान रखिएगा। दोनों चीज करती हैं, भाग से चिन्ह को बदल देते हैं, डायरेक्ट ज्यों का त्यों कर देते हैं। अब देखिए ये कितना आ गया, ये 4 पावर से 4 कट जाएगी, ये 2 पावर कॉमन है, ये कट जाएगी। अब ये माइनस का है, पलट दीजिए 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, ध्यान से देखते रहिएगा। और इसे पलटेंगे 3 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब, और इसको करेंगे 5 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1
इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आ गया, ध्यान से देखते रहिएगा। इसके लिए ये आ गया, ये क्यों आ रहा है, जब ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब इसका इस्तेमाल देखिए कैसे करना है आपको। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस के 3yz में डायरेक्ट करना चाह रहा हूं 2xz बराबर 0 आ गया। यदि आप इसे गौर करें 4x ये क्या है, ये 2x का स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर है, ये z का स्क्वायर है, माइनस a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3y माइनस b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू z। देखो बिल्कुल यही मिल रहा है। माइनस अब क्या आता है, क्या आता है, ए बी बी सी सी ए, सी की वैल्यू z और ए की वैल्यू 2x बराबर 2x z को सही है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है। और यदि ये 0 है, यदि ये 0 है तो पूरा क्या हो जाएगा 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। मैंने बना के दिखाया आपको 0। तो क्या बचेगा हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc 3abc। ये ध्यान देने की बात है। अब 3abc आ गया। अब a की वैल्यू कितनी ली है 2x का क्यूब, b की वैल्यू कितनी है 3y का क्यूब, c की वैल्यू कितनी है z का क्यूब बराबर 3। a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू z। और ये कितना आ गया, ये 8x क्यूब है, ये 27y क्यूब प्लस z क्यूब बराबर इन क्या नौ 18xyz। याद है इसकी तो वैल्यू कुछ ही थी, कितनी आ गया 18xyz। आंसर से क्या आ गया सी। तो ये बात है, ये बात जब डीपली पढ़ाई गई थी, जब फैक्टर में पढ़ाई गई थी तो पूरी डीपली पढ़ाई गई थी कि किस तरीके से करना है वहां पर। इस टाइम फटाफट आपको बस आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला कहता है कि समीकरण इतने के मूल वास्तविक कब होते हैं, जबकि उसका विभक्तर 0 से बड़ा हो या 0 से बड़ा हो, डिस्क्रिमिनेंट। और ये क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और b की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 8। 9 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस का 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 9 को माइनस 9 और k जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो चिन्ह पलट आता है 9/4। तो इसका आंसर आ गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए आप ये चीज देखिएगा कि पॉलिटेक्निक वाले जो मैंने पेपर डाले थे वो और अभी जो एम में डाले सारे क्वेश्चन, ये भी अभी आपने पिछले 2 पेपर में देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन है उसमें बिल्कुल। आप ये देखिए, ये नहीं कि पेपर आने के बाद मैं बोल रहा हूं, पेपर आने के बाद तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वीडियो को आगे पीछे कर दूंगा। वो वीडियो पहले ही पड़ी हुई, आप देख लीजिए। 300 और 500 के मध्य 7 की गुणक संख्या 300 और 500 के बीच में ढूंढनी है। अब मैंने 7 का इसमें भाग करा, 7 चौक 28, बचे कितने 28, बचे 2, 20 होते हैं। यदि 21 हो जाए तो भाग चला जाएगा। इसमें मैं पहले 301 होगी क्योंकि इससे बड़ी चाहिए, फिर कितनी होगी 308 डॉट डॉट डॉट, अंत में 7 7 49, बचा 1 10, 7 कम 7 3 बच रहे हैं। अब इससे ज्यादा तो कर नहीं सकता, कम चाहिए, तो 3 हटा दो 497। अब क्या पूछा है, कितनी प्राकृतिक संख्याएं, ए का मान ये रहा,
डी का मान 7 है और अंतिम पद जो है वो 497। ए एन बराबर आपने पढ़ रखा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 497, ए की वैल्यू 301 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7। इसको इधर ले आए 6, 9 में से 0 है 9 और 4 में 3 है 1, एन माइनस 1 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 को 2 56 और एन बराबर 29। इसका आंसर कौन सा आ गया? ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखें। अगला कहता है के किस मान के लिए युग्म मतलब पेयर ऑफ लाइन में देखें 5x प्लस 2y बराबर 2k, 2k प्लस 1 x प्लस ky बराबर 3k प्लस 4 के अनंत हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। उसके लिए आप जानते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, 5 अपॉन 2k प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन k इक्वल टू 2k अपॉन 3k प्लस 4। करिएगा ऐसे सॉल्व, देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 5k बन जाएगा 4k प्लस 4 और इसको कर लिया k इक्वल टू 4। आंसर किसका कौन सा आ गया? आंसर इसका है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? समांतर श्रेणी 24 21 18 15। अब देखिएगा कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद है। अब मान लीजिए नहीं करना चाह रहा कोई, देख रहा है 3 घट रहे, पहला ऋणात्मक कौन सा है वो ढूंढने को तो ऐसे भी ढूंढ सकता है। कैसे? 3 घटा दिया 12, 3 घटा दिया 9, 3 घटा दिया 6, 3 घटा दिया 3, 3 घटा दिया 0, 3 घटा दिया -3। कौन सा पहला ऋणात्मक आया गिनती कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद है? 10वां, n बराबर 10 आ गया। इससे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर कौन सा आ गया इसका? बी। लेकिन आपको तो करने की इच्छा होगी तो करेंगे कैसे? a बराबर 24, d बराबर -3 और an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। an इक्वल टू 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान -3 और क्या 24 माइनस 3n प्लस 3 27 माइनस 3n। अब पहला ऋणात्मक पद चाहिए, इसका मतलब क्या है? an की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 0। 0 से छोटे तो ऋणात्मक होगा तो क्या आ गया? 3n को 27 माइनस 3n लेस देन 0 माइनस के 3n लेस देन -27 क्या आ गया? n इज ग्रेटर देन हो जाएगा क्योंकि माइनस से डिवाइड कर रहे हैं 9। 9 से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं है 9 से बड़ा। तो 9 से बड़ा अगला पद कौन सा आएगा? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 10। इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा बी। करने का तरीका ऐसा था, डायरेक्ट ऐसे देख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है थीटा के निर्मूलन मतलब थीटा को हटाना है, निर्मूलन पर इतना समीकरण दे रखा है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू 2 और x sin थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू 4। कहता है से प्राप्त समीकरण होगा। अरे कभी भी थीटा हटाना इस प्रकार से इसका स्क्वायर करो, x cos थीटा का माइनस y sin थीटा का स्क्वायर प्लस x sin थीटा प्लस y cos थीटा का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना आ गया? x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2xy cos थीटा और sin थीटा प्लस x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2xy sin थीटा और cos थीटा बराबर 4 का और 16 और 4 20। इससे ये इन दोनों में क्या कॉमन है? x स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों में क्या कॉमन है? y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 20।
इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 20। आंसर इसका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट अल्फा और बीटा के मान क्या? ये दोनों प्रत्येक पाई2 से छोटे हैं। cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, और cos कितने पे 0 होता है? 90 पर। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया? 90। साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछी है। साइन और बीटा के पदों में अल्फा की हम क्या ला सकते हैं? 90 माइनस बीटा, और माइनस बीटा ये साइन 90 माइनस 2 बीटा। ये फर्स्ट पॉइंट होगा, प्लस का होगा। साइन 90 पे कॉस हो जाता है और 2 बीटा। इसका आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? देखिए, ये कितनी बार आपको सिखाया, डायरेक्ट इसके आंसर कितने एग्जाम्पल भी रखे मैंने आपको से। क्या कहता है? मीनार के तल से ए दूरी पर और बी दूरी पर, अब ए बी में से कोई सा ही बड़ा हो सकता है, बी दूरी पर पी और क्यू बिंदु है, पी और क्यू तो इन बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है। 90 यदि थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, यदि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। एक्स निकालो। tan थीटा बराबर, मैं पूरा कर रहा हूं लेकिन मैंने आपको टेक्निक को इस पे एग्जांपल दे रखे हैं। यदि आप हाइट एंड डिस्टेंस की देखोगे सीखे, उसमें आपको मिलेंगे। इसमें tan 90 माइनस थीटा देखो, h अपॉन b, ऐसे नहीं अभी ये cot थीटा हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो ये 1 आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन ab। h स्क्वायर बराबर ab, h बराबर अंडर रूट ab। इसमें बहुत एग्जांपल दे रखे हैं, ट्रिक बताई रखी है बहुत सारी। आंसर इसका कौन सा है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी कोण की भुजाएं किसी दूसरे कोण की भुजाओं के क्रम से समांतर हो, ठीक है, समांतर हो, तो वह कोण होंगी। देखिएगा, मतलब ये है कोण की भुजाएं कैसी हो? एक दूसरे कोण की भुजाओं के समांतर हो, मतलब ऐसे ये एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, समांतर है। ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, तो ये कोण दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा, बराबर होंगे। या ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे बन रहा है और एक ऐसे बन सकता है, ये इस पे इसके समांतर थोड़ा सा ये थोड़ा झुका हुआ, ये समांतर होता है। तो इसका मतलब या तो ये बराबर होंगे, या इधर वाला ये एंगल है, इधर वाला ये एंगल है, इसके इधर वाला ये है, इसके इधर वाला ये है, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180। इन दोनों का अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, तो इनका अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 180। इसका मतलब या तो वह समान होंगे या वो समपूरक होंगे। समपूरक मतलब 180 को, तो इसका आंसर है डी। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। क्या आया? कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समचतुर्भुज है, रोम्बस है, समचतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है। भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इन भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यदि आप देखें, बिल्कुल सत्य बात है। यदि आप गौर करें, यदि ये AC है तो ये AC/2 हो जाएगी, आधे पे काटती है, और ये BD/2 हो जाएगी, और ये 90 का एंगल होता है। तो इस AB का वर्ग किसके बराबर होगा? AB का वर्ग बराबर AC स्क्वायर बटे 4 प्लस BC स्क्वायर बटे BD स्क्वायर बटे 4। 4 एलसीएम में डाला है, 4 AB का स्क्वायर
बराबर AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग। देख लो ये तो विकर्ण के वर्गों का योग है। अब ये 4 AB का वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसको 4 को हम लिख सकते हैं AB का वर्ग, BC का वर्ग, CD का वर्ग और DA का वर्ग। ये चार ही तो है, चारों बराबर है तो 4 गुना ये हो गया अलग अलग किया। क्या होता है? भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर प्राप्त आकृति आयत होती है। यदि ये समचतुर्भुज है, आपने पढ़ा हुआ है कि इसके मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो ये एक आयत होता है। बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य है। तीसरा, समचतुर्भुज के विकर्ण उसे 4 समरूप त्रिभुजों में बांटते हैं। देखिए विकर्ण, ये 4 त्रिभुज बने, 1 2 3 4, ये चारों सर्वांगसम होते हैं। पक्की बात है, सर्वांगसम होते हैं। तो जब सर्वांगसम होते हैं तो समरूप भी होते हैं। ये चारों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। आप देख सकते हैं समांतर भुजाएं एक अंतर में बराबर होती हैं। इससे आप निकाल सकते हैं यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, और ये देखिएगा ये भी अल्फा होगा, तो मध्य से बात कर रहा है तो ये अल्फा है, ये वाला ये अल्फा है, ये अल्फा अल्फा हो गया। ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको अल्फा अल्फा कर लिया, अब हम किसी भी एंगल कर लें, ये कितना होता है? इन दोनों का योग 180 होता है, क्योंकि समांतर दिखाए हैं। तो ये 2 अल्फा हो गया, तो ये 180 माइनस 2 अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये भी 90 माइनस अल्फा। या आप एंगल मान लें, इतना लंबा ना करें, एंगल से कर ले। ये 90 माइनस अल्फा है तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 माइनस अल्फा तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा। देख लीजिए, हर एक में 2 कोण बराबर है, तो तीसरा ये अल्फा और तीसरे तो आपस में बराबर तो होंगे, ये 90 होते हैं। तो ये क्या हो गया? सर्वांगसम भी है। जब सर्वांगसम तो समरूप भी है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही है? आंसर इसका है बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है। वृत्त की 2 जीवाएं, मैंने आपको कहा है जब पढ़ाया है कि ये 2 जीवाएं अंदर नहीं काट रही, बाहर काट रही। अक्सर बाहर काटने वाले भी आता है क्वेश्चन। देखिए ये बाहर और ये ऐसे काट रही है, एक ये गई और ये आ गई, और ये काटा सी डी ए बी और ये ई, और बी बराबर 3 और ए बी बराबर 11, ये 3.5, तो सी डी का मान बताओ। आप जानते हो ई बी इंटू ई ए बराबर ई डी इंटू ई सी। ईबी का मान 3 गुणा ई ए, 3 और 11 14, ईडी 3.5 इंटू ई सी। ई सी कितनी होगी? 3.5 प्लस सी डी। अब 3.5 से कितने रुपए? 4 बार, 4 12, 3.5 प्लस सी डी, और सी डी बराबर 12 में से 3.5 गए 8.5 सेंटीमीटर। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेकंडों में देख सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। ये व्रत है और इस व्रत के द्वारा एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो देखिएगा ये बना हुआ है, ये कोण ए सी बी ओ, ये 45 अंश का कोण है। तो देखिए इस चाप के द्वारा ये परिधि पर 45 है, तो इसी चाप के द्वारा केंद्र पर तो कितना होगा? 90। आंसर आ गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बुलेट स्पीड, फटाफट दिखाइए। देखिएगा इस वाले में इस त्रिभुज, मैं त्रिभुज आपको बना के दिखाता हूं। ये रहा, ये है, ये x, ये z, ये y, ये a और ये b। अब p a b q c r, अब इन इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल ये दोनों समरूप हैं, तो क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। छोटी भुजा छोटे वाले में z, बड़े वाले में x, छोटे वाले में b, तो बड़े वाले में a प्लस b, ये एक। फिर अब इधर वाले लिए इस छोटे वाले में और इस बड़े वाले में z बटे y बराबर कितना आ गया? a बटे
ए प्लस बी 2। अब इन दोनों को जोड़ा आपने, जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई। जब एलसीएम लेंगे ए प्लस बी तो देखिएगा बी से बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कटेगा, बी प्लस ए, इससे 1 कटेगा, इससे ये कितने कट गया एक बार, जेड कॉमन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, और ये भी 1 आ गया, 1 से इधर डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 1 अपॉन जेड, और इसको इधर ले आइए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन जेड बराबर 0। आंसर कितना आ गया इसका? आंसर इसका है सी। फटाफट आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाई है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आ गया? अगला क्वेश्चन कहता है कि ये डायग्राम दिया हुआ, ये रेखा ऐसे आ रही है, और ये सी, ये ए, ये बी, और ये पी, और ये डी। अब क्या कहता है? ए बी समांतर इसके है, समांतर है, तो ए बी पी, बी पी डी और सी डी पी, इन तीनों का योग, इसका इसका और इसका, हमने इसके समांतर यहां खींची। जब इसके समांतर है तो इसके भी समांतर है। अब ये समांतर, ये समांतर, ये तिरक रेखा काटे तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180। इन दोनों का योग कितना होगा? 180। थीटा ऐसे अल्फा डाल दिया, थीटा प्लस अल्फा कितना होगा? 180। और इसे भी अल्फा ले लिया, अल्फा इसे ले लिया बीटा, इस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होगा? आप ऐसा मत करिए, आप इसको बीटा ले लीजिए, बीटा या गामा ले लिया, गामा प्लस बीटा 180, थीटा प्लस अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा 360। मतलब तीनों तो गुण हो गए, तीनों आ गए, तो कोण का योग कितना आ गया? 360। आंसर इसका होगा डी। डायरेक्ट आप देख सकते हैं, बस एक लाइन से समझ गए, इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180, तो इन तीनों का योग कितना हो गया? 180 180 360। डायरेक्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 7 किस चतुर्थांश में नहीं है? कुछ नहीं करना इसमें, पर आप बिल्कुल नहीं सोचना है। आपने देखा चारों चतुर्थांश के लिए आपने इधर लिया, प्लस का 1 लगाया, 1 लगाएंगे तो कितना आएगा? 1 लगाएंगे तो 2 आएगा, एक्स वाई 1 लगाया 2 आ गया, तो 1 अपॉन वाई बराबर, जब 2 को इधर लेंगे तो बचा 5, वाई बराबर 1/5। दोनों प्लस क्या है? तो इसमें जा रही है रेखा, इसमें रेखा जा रही है। अब देखिए किसी भी एक में नहीं आ रही है, अब सोचना है आपको। अब आपने लगाया, माइनस का 1 लगा दिया, एक्स और माइनस 1, जब माइनस 1 लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, -2 प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 7, 1 अपॉन वाई बराबर 9, वाई बराबर 1/9। तो माइनस में प्लस आ रहा है, इसमें से जा रही है, 2 में से आ रही है, और जब इन 2 में से आ रही है तो तीसरी नहीं निकालनी है आपको, क्योंकि ऐसे ही होनी आएगी, ऐसे आएगी तो ऐसी आएगी, तीसरा किससे नहीं आएगी? तीसरे से। लेकिन फिर भी आप सोचना चाहते हैं कि हम तो सोचेंगे साहब, मैंने कहा x की वैल्यू लगा दो 1/10, 1/10 लगाई तो कितनी आएगी? 20 प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 7, 1 अपॉन वाई बराबर -13 और वाई बराबर -1/13। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें तो जाएगी नीचे, तो किस किस में आ रही है? पहले, दूसरे और चौथे से आ रही है। किससे नहीं आ रही है? तीसरे से। आंसर सी। जब कुछ ना समझ में आए तो इसे पॉइंट लगा लेना चाहिए, वो तो थ्योरी वाले में थ्योरी खूब समझाई गई है कि किस चीज से, जब मैंने देखा पढ़ाई है, आप रेखा वाली देखिएगा, रेखा वाली वीडियो देखिएगा, वहां सब क्लियर हो जाएगा कौन सी रेखा कैसे आती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ग एबीसीडी, साफ साफ बोल दिए ये वर्ग है एबीसीडी। अब एबीसीडी है, ये -2,3 है और ये 5,-1 है। क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल पूछा है। अरे दूरी निकाल लो, बस ये दूरी है कितनी? √5 में से -2 घटाएंगे 7 का स्क्वायर, -1 में से 3 घटाएंगे -4 का स्क्वायर, 49 + 16 √65। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, √65 का स्क्वायर 65। आंसर इसका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि
ये दे रखे बिंदु 0,0, P 1,0, 1,0 और Q 0,1। ये एक है और ये एक है, अरे ये एक दूरी है। अब ये समकोण त्रिभुज बनना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा लंब 1 गुणा 1, 1/2 आ गया, सेकंड में आ गया। अब ये तीनों यूनिट्स मालूम है, हम एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड में देखेंगे। ये आपसे बात कही गई थी कि जब भी मूल बिंदु हो, एक में कोटि 0 है, एक में भुज 0 है, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं समकोण त्रिभुज से। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है, एक मिनट, पिछला क्वेश्चन कंप्यूटर में होता है, आंसर इसका है बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। कहता है किसी गांव में स्थित पानी के टैंक की माप यह है 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर। टैंक का पानी 3 दिन में समाप्त होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 150 लीटर प्रतिदिन प्रयोग में करता है, प्रतिदिन कर रहा है, तो गांव में की जनसंख्या पाओ। हम तो ये निकाल लें, उस टैंक की माप 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, ये 3 दिन में खत्म करना है। तो एक दिन में कितना मिलेगा? 3 का भाग कर दिया, एक दिन का पानी हो गया। अब 150 लीटर है, ये मीटर क्यूब आ रहा है, क्यूब। अब 20 गुणा 15 गुणा 6 गुणा 1 है, लीटर आ गया, बटे 3। ये एक दिन के लिए इतना लीटर है कुल व्यक्तियों के लिए। अब व्यक्तियों का भाग कर दो 150, तो ये पास मिल जाएगा कितने व्यक्ति हैं। एक व्यक्तियों की संख्या नहीं, एक व्यक्ति कितना लीटर पीता है, कितना इस्तेमाल कर रहा है, तो 150 का भाग कर दूं। तो देखिए 3 से 3 दूनी 6, 15 9 और 10 से 1 कट गया, 2 दूनी 4 और 0 4 हो गया। आंसर कितना आ गया? आंसर इसका आ गया ए। कितने व्यक्ति हैं? 4000। अगला आता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 50 संख्याएं n बराबर 50। अब कहता है प्रत्येक संख्या को 53 में से लगाया जाता है। यदि पहले संख्या x1 थी तो 53 माइनस x1 होगी, फिर दूसरी क्या होगी? 53 माइनस x2 होगी, 53 माइनस x3 होगी, ऐसी तो होगी, डॉट 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 53 माइनस x 50 होगी। बिल्कुल सही है, हटाया जाता है। तो नया माध्य जो मिल रहा है -3.5 मिल रहा है। हटाने पर कहता है संख्याओं का माध्य बताओ। पहले संख्याओं का माध्य देखिएगा, माध्य होता क्या है। सभी संख्याओं को जोड़िए, 53 माइनस x1 प्लस 53 माइनस x2 प्लस डॉट 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 53 माइनस x 50 बटे 50। अब ये माइनस के 3.5 बराबर 53। ये कितने ब्रैकेट हैं? 50, तो 53 इंटू 50 हो जाएगा। और जब x1 x2 x3 माइनस कॉमन लेंगे तो इसको सिग्मा x लिख सकते हैं अपॉन 50। 50 का इसके नीचे भाग करा तो इसमें आएगा 53, और 50 का इसके नीचे भाग करेंगे सिग्मा x अपॉन 50। इसको हलाएंगे माइनस के कितने हो जाएंगे? ये जाएंगे माइनस के 56.5, और ये कितना हो गया? इसको बोलते हैं x बार माइनस से माइनस कट गया, x बार बराबर कितना आ गया? 56.5। तो इसका आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक कलश में 25 गेंदें हैं जिन पर 1 से लेकर 25 तक लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है। इस कलश से 2 गेंदें एक के उपरांत दूसरी, पहली गेंद निकालकर उसे पुनः कलश में डाल देते हैं, मतलब पहली निकाली जाती है फिर लग जाती है, तब तो हम दूसरी गेंद निकालते हैं, निकाली जाती है। दोनों गेंदों की विषम संख्या आने की तय। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा, कुल कितनी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 25। अब 1 से 25 तक है 1 to 25। इसमें जो विषम अंक होंगे, विषम जो होंगे वो 13 होंगे। कभी भी विषम से शुरू विषम हो तो आप 1 ज्यादा होगा और सम कितने होंगे? 12। समझाया था मैंने पिछली वीडियो में, आप देख लीजिए, खूब समझाया है। 25 कुल हो गए, आप गिनती कर लीजिएगा कि 13 विषम होंगे और 12 सम होंगे। कभी भी यदि 2n + 1 पद हो तो n + 1 सम होंगे, विषम होंगे, विषम श्रेणी है, और n सम होंगे। इस प्रकार से है, आप लिख के भी देख लीजिए, गिनती कर लीजिए।
ये आ गया। अब जब पहली गेंद निकाली जाएगी तो पहली गेंद निकालने की फैक्टर 13/25, लेकिन फिर उस गेंद को रख देना है, फिर 13 की 13 हो गई ये सब, फिर 13/25, तो कुल कितनी आ गई 169/625। इसका आंसर आ गया सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि x1 x2 डॉट और xn का माध्य x बार है, ठीक है, y1 y2 का y बार है, ठीक है। अब यदि x1 x2 सबका माध्य z बार हो तो z बार किसके बराबर होगा, देखिएगा। z बार जो होगा इन सबों का योगित होगा x2 x3 प्लस x3 डॉट 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 xn प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 yn। अब देखिएगा ऊपर वाले में भी n थी, इसमें भी n थी, तो n प्लस n। अब कुल योग किसके बराबर होता है, कुल योग होता है नंबर इनटू उसका माध्य। थ्योरी में सांख्यिकी की थ्योरी में देखिएगा, और ये कुल योग, ये यदि आप इसको लिखना चाहें तो सिग्मा x है, और ये सिग्मा y है, और ये 2n है। और आपको याद हो x बार बराबर होता है सिग्मा x अपॉन n, कुल योग होता है nx बार, तो इसमें n संख्या के लिए हो गया nx बार, और ये ny बार अपॉन 2n। n कॉमन लेके काट दीजिए, x बार प्लस y बार अपॉन ये z बार आ गया। आंसर कौन सा आ गया इसका, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा मैनुअल आ गया, माध्य का निकाल लेंगे। देखिएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और यह है 10 x 25 30 y और ये 10, और इस सबका योग दे रखा है 100। और कभी भी इस प्रकार से माध्य का निकाले सबसे पहले संचय ये f है, संचय बारंबार होना ये 10 10 प्लस x, ये हो गया 35 प्लस x, 65 प्लस x, 65 प्लस x प्लस y, और ये 75 प्लस x प्लस y। बिल्कुल बात क्लियर। अब ये n का मान ये 100 है, इन सबों का योग 100 है, इन सबों को जोड़िए 25 10 35 और 30, 35 और 30 65 और 10 75, 75 प्लस x प्लस y बराबर 100, तो x प्लस y बराबर कितना है, एक समीकरण 25, एक समीकरण ये आ गया। अब अगला जरा गौर करिएगा, n 50 है 100 है, तो 2 का भाग करेंगे 50, 50 किस में आएगा, 50 35 प्लस x वाले में तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां 30 जुड़ रहा है, तब जाके 65 हो रहे हैं, तब 65 हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, इसका अगला वाला देखा था हमेशा, यदि इससे बड़ा है तो अगले वाले में देखा था है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया माध्य का वर्ग, ये L1 ये L2 ये F और ये C। अब आपको फॉर्मूला याद कराया गया, इसका फॉर्मूला क्या था, माध्य का बराबर L1 प्लस N/2 माइनस C अपॉन F इंटू I इंटरवल। तो क्या ये माध्य का कितनी दे रखी है इसकी 32, L1 कितना है, L1 30 प्लस N/2 कितना है 100 में 2 का 50 माइनस सी करेंगे आप, माइनस सी करेंगे तो कितना घटेगा, माइनस का 35 और माइनस का x अपॉन क्या आता है f, फॉर्मूला f की वैल्यू 30 और इनटू i कितना है 4 में 30 के 10। अब ये देख लीजिएगा, आपको दिखाई देना चाहिए, 10 से ये 3 बार कट जाएगा, 30 को जब लाऊंगा 2 और ये बचेगा 15 माइनस x अपॉन 3, 3 दूनी 6 और 15 माइनस x बराबर कितना बचा 9, x के लिए 9 आ गई। यदि x के लिए 9 लगाऊंगा, 9 को इधर ले जाऊंगा, 25 में से 9 गए 16, y बराबर 16। तो इसका आंसर आ गया, इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, मैथ हो चुकी पूरी। देखिए मैथ में पूरे क्वेश्चन कराए, स्पीड से करे गए हैं, ये बात पक्की है, आपको समझ में भी आ रहे होंगे, आपने पढ़े होंगे और आंसर भी आप चेक कर लीजिए। तो अब अगला आप देखेंगे, अब फिजिक्स इसमें स्टार्ट होगी। गुड इवनिंग
स्टूडेंट, आज हम AMU 10+2 डिप्लोमा में आए हुए 2020 में उनके क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले इंडोइस्लामिक। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसका पुराना नाम है? ICICI बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारत ओवरसीज बैंक? तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई जो इस समय बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन है कबड्डी, पोलो, हॉकी और वॉलीबॉल। तो इसका आंसर है आपका कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारा मंडलों में से कौन सा एक ऐसा परंपरागत राशि चिन्ह है जो अजीब वस्तु है? तो ऑप्शन है मकर, कुंभ, कन्या या तुला। तो इसका आंसर है तुला। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है? तो ऑप्शन है इसके लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और विधानसभाओं के एग्लो इंडियन सदस्य। तो इसका आंसर है आपका लोकसभा और विधानसभाओं के एग्लो इंडियन सदस्य। एंड नेक्स्ट है आपका, प्राचीन भारत में चोल साम्राज्य क्यों प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन है शहरी प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, ग्रामीण प्रशासन के लिए या सैन्य प्रशासन के लिए। तो इसका आंसर है आपका ग्रामीण प्रशासन के लिए। नेक्स्ट, इब्न बतूता किस सदी का यात्री और इतिहासकार था? तो ऑप्शन है इसके 12वीं, 13वीं, 14वीं या 15वीं। तो इसका आंसर है आपका 13वीं। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो अकाल पीड़ितों और आदिवासियों के लिए काम करती थी, इसकी स्थापना किसने की थी? का ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या विवेकानंद। तो इसका आंसर है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 20 शांताराम पुरस्कार 2018 में किसे मिला है? इसका ऑप्शन है श्याम बेनेगल, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार या अनुपम खेर। तो इसका आंसर है आपका श्याम बेनेगल। नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया किस पंथ के थे? सुहारवर्दी सिलसिला, औलिया सिलसिला, चिश्ती सिलसिला या नक्शबंदी सिलसिला। तो इसका आंसर है चिश्ती सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन है विज्ञान, पत्रकारिता, संगीत या साहित्य। तो इसका आंसर आपका है पत्रकारिता। नेक्स्ट, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद पर जो पहली आयत नाजिल हुई वो किस सूरह में है? इसके ऑप्शन है अल बलद, दूसरा ऑप्शन है अल माइदा, तीसरा ऑप्शन है अल अलक, चौथा ऑप्शन है अल फलक। तो इसका ऑप्शन है तीसरा अल अलक। नेक्स्ट, इस्लाम का तीसरा स्तंभ है, इसका ऑप्शन है नमाज, ज़कात, हज या रमजान के महीने में रोजा रखना। तो इसका आंसर है रमजान के महीने में रोजा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्ययुगीन मस्जिद के आंगन में लोहे का स्तंभ खड़ा है जिस पर गुप्ता लिपि में संस्कृत में लिखा हुआ है, इस मस्जिद का नाम है? ऑप्शन है जामा मस्जिद दिल्ली, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद या चौथा है खिड़की मस्जिद। तो इसका आंसर है आपका कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मबद्ध दृष्टि से नीचे लिखी हदीस की पहली मुख्य संकलित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है इसके सहीह बुखारी, मुफ्ता इमाम मालिक, सहीह मुस्लिम या सुनन अबू दाऊद। तो इसका आंसर है आपका मुफ्ता इमाम मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वासित अस्थायी भारतीय राज्य के प्रधानमंत्री थे?
ऑप्शन है इसका मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, दूसरा है आपका मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, तीसरा है रहमत अली जकरिया, चौथा है वसीर अहमद। तो इसका आंसर है आपका मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। नेक्स्ट, हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है आपके शेख अहमद सिंधी, साहब वलीउल्लाह, मौलाना सिबली, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका आपको आंसर है साहब वलीउल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड में किस स्वतंत्रता सेनानी का योगदान है? तो इसके ऑप्शन है अशफाकुल्लाह खान, दूसरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीसरा है बदरुद्दीन तैयबजी, चौथा है वीर अब्दुल हमीद। तो इसका आंसर है आपका अशफाकुल्लाह खान। नेक्स्ट, किस सूरह में 2 बिस्मिल्लाह हैं? ऑप्शन है आपका नमल, बकरह, माइदा या अलकह। तो इसका आंसर है आपका नमल। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने किस एंग्लो मैसूर युद्ध में अपने पिता हैदर अली के मरणोपरांत भाग लिया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका आंसर है आपका दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक सुल्तान ने किस शहर का नाम बदलकर दौलताबाद रखा? इसके ऑप्शन है देवस्थली, देवगिरी, देवली या धर्मपुर। तो इसका आंसर है देवगिरी। चलिए हम आगे बताते हैं बायोलॉजी के आंसर। अब देखिए, पहला बायोलॉजी का आंसर है कार्ल बॉस ने मोनेरा जगत को, ऑप्शन है आपके आर्की बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया में बांट दिया, दूसरा है आर्की बैक्टीरिया तथा आर्ची में बांट दिया, तीसरा है यू बैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में बांट दिया एंड चौथा है यू बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया में बांट दिया। तो इसका आंसर है आपका पहला, आर्की बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया में बांट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा किस क्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन है आपके एंटागोनिज्म, अर्ध पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म या सिम्बायोसिस। तो इसका आंसर है आपका सिम्बायोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका का अवशिष्ट हजम करके साफ करने वाला कौन सा तंत्र है? ऑप्शन है आपके लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या लिथोप्लास्ट। तो इसका आंसर है आपका लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर में परागकण मदर कोशिका एक मियोटिक डिवीजन के पश्चात कितनी कोशिकाएं बनाती है? ऑप्शन आपके हैं 1 हैप्लॉइड कोशिका, 2 हैप्लॉइड कोशिकाएं, 3 हैप्लॉइड कोशिकाएं या 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं। तो इसका आंसर है आपका 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृक्ष का परिवहन निम्न में किसको परिवहन नहीं करता है? ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक तत्व, जल या प्लांट हार्मोन्स। तो इसका आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? ऑप्शन है आपके डीएनए, प्रोटीन, डीएनए तथा प्रोटीन या डीएनए तथा चर्बी। तो इसका आंसर है आपका डीएनए तथा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष को कार्बन कहां से मिलता है? तो इसकी ऑप्शन है धरती से, हवा से, जल से या सूर्य की रोशनी से। तो इसका आंसर है आपका हवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष में वह कौन सा हार्मोन है जो कोशिका विभाजित करने में मदद करता है? इसके ऑप्शन है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन या एथिलीन। तो इसका आंसर है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पचमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम निम्नलिखित में कहां उपस्थित होता है? इसके ऑप्शन है आहार नली, श्वास नली, धमनी के स्तर में या शिराओं के स्तर में। तो इसका आंसर है आपका श्वास नली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेफ्रॉन के अवयव का सही क्रम है। आपके ऑप्शन है बोमन संपुट, टीसीटी, हेनले लूप या टीसीटी। दूसरा ऑप्शन है टीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी या बोमन संपुट। नेक्स्ट है हेनले लूप, डीसीटी, टीसीटी या बोमन संपुट। लास्ट ऑप्शन है बोमन संपुट, डीसीटी, टीसीटी या हेनले लूप। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है बोमन संपुट, टीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम के बनने में कौन सा अंगक सम्मिलित होता है? इसके ऑप्शन है अंतर्दपी जालिका, गोल्जी उपकरण, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर है आपका गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र निम्न में से किन से बनते हैं? ऑप्शन है डीएनए एवं प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, शर्करा से या बहुशर्करा से। तो इसका आंसर है आपका डीएनए एवं प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में हमारे आसपास प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन है आपका जैविक शोध, तीव्र औद्योगिकरण, सूचना तकनीक या वन रोपण। तो इसका आंसर है आपका तीव्र औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में अल्सर या छाले का कारण है। ऑप्शन है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका आंसर है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री एनीमोन निम्न में किसका उदाहरण है? पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, सिलेंट्रेटा या निमेटोडा। तो इसका आंसर है आपका तीसरा सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन संश्लेषित होता है। ऑप्शन है आपके गोल्जी उपकरण में, अंतर्दपी जालिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में या केंद्रक में। तो इसका आंसर है आपका अंतर्दपी जालिका में। फ्रेंड्स, अब हम एएमयू डिप्लोमा प्लस 2 में आए हुए फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चनों के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पहला फिजिक्स का क्वेश्चन, एक लड़का 20 मीटर ऊंचे भवन से, देखिए 20 मीटर ऊंचे भवन से एक पत्थर गिराता है। यहां से इसने गिराया और 1 सेकंड बाद वह दूसरा पत्थर नीचे फेंकता है। ये तो गिराता है मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 है और 1 सेकंड बाद दूसरा पत्थर नीचे फेंकता है। दोनों एक साथ पृथ्वी पर टकराते हैं दोनों। तो दूसरे पत्थर का प्रारंभिक वेग कितना था, यू पूछ रहे हैं। पर ये बताइए, इस पहले पत्थर को नीचे 20 मीटर गिरने में कितना समय लगेगा? जी की वैल्यू 10 दे रखी है। हम जानते हैं कि ut प्लस हाफ GT²। h की वैल्यू 20, पहले पत्थर का प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये तो 0 हो गया। हाफ जी की वैल्यू 10, t², 2 से 5 और t² बराबर 4, t बराबर 2। यानी कि पहले पत्थर को पृथ्वी तक आने में 2 सेकंड लगे और ये पत्थर 1 सेकंड बाद छोड़ा गया है, यानी इसको आने में 1 सेकंड लगा। तो इसका प्रारंभिक वेग पूछ लिया। तो इसका प्रारंभिक वेग फिर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये h कितना है 20, u निकालना है, t1 हाफ g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 1 × 1, 2 से 5 बैगल ने, तो u बराबर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो आंसर आएगा सी, 15 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको 4 समय ग्राफ दिया हुआ है और इसमें पूछ रहे हैं 0 सेकंड और 10 सेकंड के बीच चली गई दूरी। आपको मालूम है 4 समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल वस्तु द्वारा चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है। तो आप इस बस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा लंब। तो आधार कितना है 10 और लंब 12, 10 गुणा 12, तो 2 से 5 और 12 बन जाए 60 मीटर। तो चली गई दूरी होगी 60 मीटर। दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 ग्राम द्रव्यमान की एक लड़की, ये लड़की 40 ग्राम की, 40 किलोग्राम की 5 के वेग से
एक 10 किलोग्राम वाली स्थिर गाड़ी पर ये गाड़ी, इसका द्रव्यमान है 10 किलोग्राम। स्थिर गाड़ी पर यानी इसका वेग है 0, और जब कूदती है और फिर कहते हैं गाड़ी के पहिए घर्षण रहित, बिल्कुल घर्षण मिलेगा, तो गाड़ी की गति आरंभ करने की उस समय लड़की का वेग, यानी अब उस गाड़ी पर लड़की प्लस गाड़ी एक साथ हो गए, तो अब टोटल द्रव्यमान हो गया इसका 50 किलोग्राम। तो अब ये कह रहे हैं इसका वेग कितना होगा, संवेग संरक्षण के नियम से कूदने से पहले संवेग और कूदने बराबर कूदने के बाद संवेग, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m इंटू v। m1u1 40 × 200 और ये हो जाएगा, देखिए 10 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, बराबर m इंटू v 50 इंटू v, तो v बराबर 4 मीटर पर सेकंड। तो आंसर है 4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन जो हमने कई बार ऐसे क्वेश्चनों को कराया भी है और हमने उसमें भी कहा था कि क्वेश्चन केवल बेसिक आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आते, बहुत देखिए एक एक लाइन में क्वेश्चन हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहे हैं 1200 किलोग्राम की एक मोटर का 90 के वेग से एक सरल रेखा के अंदर चल रही है, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड बदलते हैं तो 5/18 25 मीटर पर सेकंड। उसका भी बाहरी असंतुलित बल लगने के कारण 4 सेकंड में घटकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 18 गुणा 5/18 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो उस मोटर कार पर लगने वाले बल का परिमाण हमें मालूम है, F बराबर है में ये निकालने बस, E बराबर B माइनस u/t 5 माइनस 25/4 माइनस 20/4 माइनस 5 m 1200 और A माइनस 5, यानी कि माइनस का 12×5 6000 न्यूटन। तो आंसर होगा सर 6000 न्यूटन। माइनस में ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये बंधक बल है, यानी जो इसके वेग को घटा रहा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, फिर ये बल के ऊपर ही है, बहुत आसान क्वेश्चन। जो का क्यों, ये कोई बल ये किसी m1 द्रव्यमान को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, यानी द्रव्यमान है m1, त्वरण है उसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल कितना है, कोई बल हमने F मान लिया, तो द्रव्यमान हो गया m1 बराबर F/10 तथा m2 द्रव्यमान को 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। तो m2 कितना हो गया, बल वही है F/15। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए और वही बल लगाया जाए, मतलब समान बल लगाया जाए, तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। तो अब यदि हम दोनों को जोड़ दें, दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए, यानी m1 प्लस m2 F/10 प्लस F/15, एलसीएम 30 10 × 30 15 × 30 5 F/30, यानी कि F/6 F/6। तो अब त्वरण कितना होगा, त्वरण A बराबर अब F/m1 प्लस m2, बल तो F ही है, और m1 प्लस m2 F/6, F से F कट गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर होगा इसका भी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाब के ऊपर ये एक बेलनाकार गुटका मेज पर रखा है, ये गुटका है बेलनाकार गुटका मेज पर रखा है, जिसकी त्रिज्या r है और इसका द्रव्यमान m है। मेज पर दाब P लगा रहा है, P दाब लग रहा है, तो दाब का हमें फॉर्मूला मालूम है, P बराबर F/A, F बराबर mg और एरिया पाई r स्क्वायर। आगे यदि इसकी त्रिज्या 2 गुनी, यानी r की जगह 2r, r डैश बराबर 2r, और द्रव्यमान 3 गुना कर दिया जाए, m डैश बराबर 3m, तो मेज पे लगने वाला दाब कितना होगा। मान लिया दाब हो गया P डैश, तो P डैश बराबर mg, m की जगह 3mg पाई r स्क्वायर r डैश स्क्वायर 2r का स्क्वायर
3mg, 2 का स्क्वायर 4, 4 पाई आर स्क्वायर। और देखिए mg बटे पाई आर स्क्वायर क्या है, p, तो दाब अब होगा 3p/4। तो आंसर हमारा b 3p/4। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर। बर्फ का घनत्व x ग्राम, देखिए बर्फ का घनत्व x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और पानी का घनत्व y ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको दे रखा है, और m ग्राम बर्फ पिघलता है तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। देखिए अब जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, यानी पानी का आयतन ज्यादा होगा, बर्फ का आयतन कम होगा। तो हम क्या करते हैं, बर्फ का आयतन का द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान m घनत्व x, पानी का आयतन m बटे y। तो आयतन में कितना परिवर्तन, चूंकि पानी का आयतन ज्यादा होगा तो पानी के आयतन में से बर्फ का आयतन घटा दें, m/y माइनस m/x, m कॉमन, 1/y माइनस 1/x। तो आंसर आपका ये D, m 1/y माइनस 1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक 50 किलोग्राम का लड़का एक जीने पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चल जाता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। जी का मान दे रखा है 10। शक्ति पूछ रहे हैं आप, तो देखिए शक्ति हम जानते हैं P बराबर mgh/T। m लड़के का द्रव्यमान 50, g 10, ऊंचाई कितनी चढ़ा है 45 सीढ़ी चढ़ा है, और हर सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो गई 45 × 15। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग कर दिया, h हो गया। t समय कितना है 9 सेकंड। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया हमने, 9 से 5 बार, 5 × 25, और 25 × 15 ये आएगा 375 बार। ये आगे इसकी शक्ति देखिए कितना, एक ही डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर ये भी क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है कि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है जिसकी गतिज ऊर्जा 20 जूल है। यदि गेंद उच्च पर ऊंचाई 1 मीटर तक पहुंचती है तो गेंद का द्रव्यमान क्या होगा। तो जब किसी गेंद को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो गेंद कब तक ऊपर जाएगी, जब तक कि उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में ना बदल जाए। तो गतिज ऊर्जा कितनी है 20, और ये गतिज ऊर्जा किसमें बदल गई स्थितिज ऊर्जा में, mgh। m कितना है, m तो निकालना है, g 10, और गेंद यही है 1 मीटर की ऊंचाई का, 10 दूनी 20, तो गेंद का द्रव्यमान 2 किलोग्राम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली जाता है। ये चट्टान मनुष्य यहाँ पर ताली जाता है, उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड बाद सुनाई देती है। ध्वनि गई, टकरा के आई, 5 सेकंड टोटल लगे, 5 सेकंड। ध्वनि की चाल 346, तो चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी, मनुष्य और चट्टान के बीच की दूरी हमने x मान ली, तो ध्वनि x मीटर गई और x मीटर लौट के आ गई, कितनी दूरी चली 2x। दूरी बराबर सीधा सीधा 4 गुना समय, 4 कितना है 346, और टोटल टाइम कितना है 5, तो x बराबर 346 गुना 5 बटे 2, 2 1 2 2 7 14, 2 3 6, 5 3 15 15 5 1, 17 10 से 86, आंसर है 861 मीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। एक दिए हुए तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, ठीक है, और तार का प्रतिरोध 4 ओम है। देखिए यदि तार की लंबाई और एरिया दिया हुआ हो तो आपको मालूम है प्रतिरोध R बराबर रो L बटे A, और मान कितना इसका 4 ओम। इसी प्रकार के दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा, ये तार की लंबाई L/2 और एरिया 2a कर दिया जाए। अब देखिए R डैश L की जगह L/2 और एरिया 2a, तो ये 2 नीचे आ गया, तो 1/4 इंटू रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A की वैल्यू कितनी है 4, 1/4 गुना 4, 4 से 4
कितना हो गया प्रतिरोध 4 ओम। सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही हैं। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। इसीलिए हम पेपर से पहले भी कहा था कि बेसिक कंसेप्ट आपके पास क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए ए और बी के बीच में सबसे पहले आप यदि गौर करें, ये दिया हुआ है कि R बराबर 3 ओम, तुल्य प्रतिरोध पूछ रहे हैं। यदि हम देखें तो ये R और ये R श्रेणी क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, R और R 2R। अब ये 2R और ये R यह जाएगा समांतर क्रम में, इनका परिणामी R डैश 1/R प्लस 1/2R। ये आ गया हमारा 2R 2 प्लस 1 3/2R, R डैश बराबर 2R/3 दिया। अब ये इन तीनों का हमने परिणाम निकाल लिया, इनका। अब हमारे पास इसको छोड़ के ये R, इन तीनों का परिणामी R डैश और ये R श्रेणी क्रम में, तो नेट प्रतिरोध कितना हुआ, नेट प्रतिरोध R प्लस उसका R डैश अर्थात 2R/3 प्लस दूसरा R, ये हो गया हमारा 3 एलसीएम 3R प्लस 2R प्लस 3R, 3 और 3 6 2 8R/3 और R की वैल्यू आपको दे रही है 3, तो 3 से 3 कट गया, नेट प्रतिरोध आ गया 8 ओम। ये आंसर आपका पहला ही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। जब किसी हम सीधे तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं, और जितने भी वृत्त बनते हैं उन सबका सेंटर कहां होता है, इस तार का। सही है, तो तार के समांतर और वृत्तीय होती हैं। तो चुंबकीय रेखा कैसे होंगी, वृत्ताकार, और उन सभी वृत्तों का केंद्र कहां होगा, तार पर। तो इसका सही जो वर्णन करता है वो है आपका चौथा ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का तार संकेंद्री का मतलब जितने वृत्त बने हैं सबका केंद्र समान है, और उन सबका केंद्र कहां होता है, तार पर होता है। तो इसका सही आंसर है चौथा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि धूप में रखे जाने पर किसी प्रारूपी सौर सेल से लगभग कितनी विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है 0.7 वाट। नेक्स्ट, एक बिंब उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रहा। बिंब मतलब वस्तु, u बराबर -10, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी +15 है क्योंकि उत्तल दर्पण है। प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, डायरेक्ट कितना बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन, कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v u की वैल्यू -10 बराबर 1/f, 1/v 1/15, ये इधर आकर प्लस 1/10, 1/v एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 10 तियां 30, 5/30, 1/6, तो v बराबर 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 50 सेंटीमीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंसिंग क्षमता क्या होगी। यहाँ पर वस्तु की दूरी नहीं दे रखी, तो हम यहाँ पर मानेंगे वस्तु की दूरी अनंत, क्योंकि यदि निकट दृष्टि दोष में वस्तु की दूरी ना दे रखी हो तो हम अनंत मानते हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि यदि वस्तु निकट दृष्टि दोष में वस्तु अनंत पर हो तो लेंस की फोकस दूरी नेत्र के दूर बिंदु के बराबर होती है। तो फोकस दूरी कितनी होगी, -50 सेंटीमीटर। यह आती है। क्षमता पूछ रहे हो आप, P क्षमता P बराबर 100/f, 100/-50, आंसर होगा माइनस का 2 डायरेक्ट। ये डायरेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर देखते। एक प्रकाश की किरण एक आयताकार स्लैब में संचलित होकर जिसका अपवर्तनांक यहां पर, ये कांच है, ग्लास है, इसमें संचलित होकर स्लैब में संचलित होगा जिसका अपवर्तनांक √2 है।
कांच और वायु को पृथक करने वाले, कांच और वायु, यहाँ कांच है ये वायु, पृथक करने वाले पृष्ठ पर 45 का आपतन कोण बनाती है। आपतन कोण है 45। तो वायु का वर्तमान एक है, तो प्रकाश किरण वायु में निकलेगी जिसमें विचलन नहीं होगा, सीधे निकलेगी, या कांच में ही परावर्तित हो जाएगी, या कांच में समाप्त हो जाएगी, या वायु में निकलेगी और 90 का अपवर्तन होगा। अब देखते हैं यहां पर आई कितना है 45, N1 √2, वायु का अपवर्तन N2 1। तो यहां पर हम पहले निकालते हैं कि इसका अपवर्तन कोण कितना होगा। अपवर्तन कोण देखिएगा, यह अपवर्तन कोण होता है ये लंब से लिया जाएगा अपवर्तन कोण। हम जानते हैं N1 sin I बराबर N2 sin R। N1 √2 sin I मतलब अर्थात sin 45, N2 1 sin R √2 sin 45 √2 बराबर sin R, √2 से √2 sin R बराबर 1, R बराबर 90 डिग्री, यानी कि अपवर्तन कोण, ये किरण एकदम अपवर्तन कोण यहाँ पर इस तरह से होगा 90 डिग्री। तो प्रकाश किरण 90 डिग्री के कोण पर निकल जाएगी, वायु में निकलेगी और 90 डिग्री का अपवर्तन कोण बनाएगी। अब देखिए, अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1 1H2 और 1H3, और क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, 35 क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। HCl अणु जिसमें 18 प्रोटॉन है, यहाँ पर देखिएगा 18 प्रोटॉन 19 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है, का सूत्र क्या होगा। तो ऐसा फॉर्मेट ढूंढिए जिसमें कि प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन 18, 19 और इलेक्ट्रॉन 18 हैं। यदि हम पहले ऑप्शन की बात करें H1 क्लोरीन 35, तो यदि हम देखें कि हमें मालूम है इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो 1 और क्लोरीन का 17 होता है। यदि हम इसका जोड़ें कि भाई देखिए प्रोटॉन तो 17 के 18 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 18 हो गए, लेकिन अब न्यूट्रॉन देखें 35 और 1 36 और 17 के 18, 36 और 18 के 18, यानी इसमें 18 न्यूट्रॉन है, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा H2 क्लोरीन 37, या तो मालूम मानो यहाँ 17 होगा। यदि हम 17 18 ये तो सही है। न्यूट्रॉन देखते हैं 37 और 2 39 और 17 और 1 18, 9 में से इसमें 21 न्यूट्रॉन, ये भी नहीं है सही। तीसरा ऑप्शन H2 क्लोरीन 35, ये तो 17 और 18 तो हो गया, 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन देखते हैं 35 और 2 37 और 17 और 1 18 और 17 साढ़े 9 2 में से 1, तो न्यूट्रॉन निकले 19। तो आंसर होगा आपका सी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि Na+ आयन के 1 मिलियन में मोलरिटी क्या होगी जिसमें 0.550 Na2SO4 को 100 मिली पानी में घोलकर तैयार किया गया। देखिए इसमें मोलरिटी निकालनी है, किसको बोला गया है Na2SO4 को, और Na2SO4 का द्रव्यमान है 0.550 और हमें मोलरिटी निकालनी है Na+ आयन की। तो Na2SO4 को आयंस में हम तोड़ेंगे तो 2Na+ और SO4 - इसका अणुभाग निकाले पहले आप। 23 दूनी 46, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 चौक 64, 6 4 10 2 12 का तो 1 7 3 10 8 14 142, यानी 142 ग्राम में सोडियम आयन कितने आएंगे 46 ग्राम, और Na2SO4 है कितना आपके पास 0.550, तो 0.550 ग्राम में सोडियम आयंस कितने निकलेंगे, तो 46 into 0.550 upon 142। ये तो निकले सोडियम की मात्रा। हमें निकालना है, आपको मालूम होगा मोलरिटी, मोलरिटी होती है मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। यदि हम मोलों की संख्या निकालेंगे तो यहां पर ग्राम में ध्यान निकला है, इसमें मोलों की संख्या निकालने के लिए इसमें सोडियम के परमाणु भार का और भाग करेंगे 23 का और डिवाइड करेंगे, तो यहां पर आएगा मोलों की संख्या
46 इंटू 0.550 अपॉन 142 इंटू 23। ये आ गया हमारा मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होती है? ग्राम में भार बटे परमाणु भार। आयतन लीटर में, जब 100 ml है, इसको लीटर में बदलेंगे तो आंसर आएगा 0.1 लीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आएगा इसका 0.077। तो मोलरिटी है इसकी 0.077। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट कि फास्फोरस P4 अणु का द्रव्यमान क्या है? P4 फास्फोरस का अणु का परमाणु भार होता है 31। तो इसमें 4 परमाणु हैं, तो इसका द्रव्यमान होगा 4 इंटू 31, 124। तो आंसर होगा बी। देखिए टिंडल इफेक्ट किसमें प्रदर्शित होता है? टिंडल इफेक्ट केवल क्लोराइड विलयन में, इनमें NaCl विलयन, ये वास्तविक विलयन है, कॉपर सल्फेट और सोडा आयरन, ये तीनों ही वास्तविक जल हैं। और ये दूध क्लोराइड विलयन होता है और दूध में टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी सतही प्रक्रिया है? उबलना, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वातन या जमना। इसमें से केवल वाष्पीकरण, क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया सबसे द्रव के ऊपरी सतह से होती है, तो इसमें से वाष्पीकरण सतही अभिक्रिया होगी। देखिए हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती जब एक धातु HNO3 अम्ल से क्रिया करती है। क्यों? क्योंकि जब कोई धातु HNO3 अम्ल से क्रिया करती है तब उससे जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो तुरंत HNO3 प्रबल उपचायक है, अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि उस हाइड्रोजन को तुरंत जल में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण HNO3 से क्रिया करने पर जब कोई धातु क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। तो इसका आंसर है पहला। अगला देखिए, 3.011 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणु के कणों का भार कितना होगा? हम जानते हैं एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। परमाणुओं का भार, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 ग्राम होगा, 14 ग्राम। तो 3.011 इंटू 10⁻23 अणु का भार, क्योंकि परमाणु जस्ट हाफ आधे हैं तो इनका भार भी जस्ट आधा ही होगा, यानी कि 7 ग्राम। तो आंसर क्या आएगा? 7। तो देखिए डायरेक्ट आंसर एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र। देखिए एल्युमिनियम सल्फेट हमें मालूम है, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और सल्फेट की संयोजकता 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Al2SO4 का होल थ्राइस। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, धुआं एक उदाहरण है। धुआं एरोसोल का उदाहरण है, क्योंकि धुआं सॉलिड का गैस में कोलाइड विलयन होता है, जो कि एरोसोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन्स निम्न परमाणु के नाभिक में नहीं है। देखिए न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन ये एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते। जैसे 1H1 न्यूट्रॉन निकाले, 1 में से बन गया 0, न्यूट्रॉन नहीं है। तो आंसर सीधे हाइड्रोजन। वैसे ये डायरेक्ट भी एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। संतुलित क्रिया चुनिए। देखिए इसमें आपको केवल कुछ ही करना था, इसमें ये देखना है कि हाँ इस समीकरण में उस तत्व के परमाणुओं की संख्या समान। जैसे यहां पर Fe, देखिए यहां पर एक Fe का एक परमाणु है, जबकि यहां पर डायरेक्ट आपको Fe3 3 परमाणु दिखाई दे रहे हैं, पहला ही गलत है। इसी प्रकार यदि मतलब 3Fe तो सही है, लेकिन हाइड्रोजन देखें 4 दूनी 8 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ये भी सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखें, Fe के 3 परमाणु, Fe के 3 सही है, हाइड्रोजन के 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन के 4, अर्थात ये तीसरा समीकरण हमारा संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिले है। विलयन की सांद्रता मास बाई मास प्रतिशत में परिकलित कीजिए। देखिए मास बाई मास यानी कि विलय का परसेंटेज मास बाई मास, ये होगा विलय का भार बटे विलयन का भार इनटू 100। तो विलय का भार 40 ग्राम इनटू 100, विलयन का भार 320 और 40 360 ग्राम।
0 से 0, 4 9 36 और 9 से डिवाइड कर देंगे 11.1%। तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट। ओके, निम्न में से कार्बन का प्ररूप नहीं है। देखिए आपको मालूम है डायमंड, ग्रेफाइट और बकम्यूस्टर फ्लोरीन ये तीनों ही कार्बन का प्ररूप हैं। कार्बन 3 रूपों में पाया जाता है, केवल ये चारकोल ये कार्बन का प्ररूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नामकरण कैसे करेंगे? देखिए इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए प्रोप, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह कौन सा है? CHO, क्योंकि एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड के लिए हम लगाते हैं अल, तो नाम हो गया इसका प्रोपेनल। नेक्स्ट CH4 प्लस Cl2, देखिए यहां से एक हाइड्रोजन निकला, एक क्लोरीन जुड़ गया, यानी कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए यह उदाहरण है प्रतिस्थापन क्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कीटोन, मैं मालूम है कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या है? तो कीटोन का क्रियात्मक समूह CO होता है, क्योंकि OH अल्कोहल का, CHO एल्डिहाइड का और COOH अम्ल का फंक्शनल ग्रुप है। अगला क्वेश्चन देखिए अब, लिटमस विलयन है, तो लिटमस विलयन एक उदासीन पर्पल डाई है। ओके, तो देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आईओ पेपर है आपके। इस प्रकार से आपके पूरे पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, और उसमें आपको पहले ये बताया गया, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, सबके आंसर यहाँ पे बताए गए हैं। लिखे नहीं गए लेकिन पहले बता दिए गए, फिर ये क्यों नहीं है उसका भी जवाब दिया गया है। सारी बातें इसमें बता दी गई हैं। आप अपने आंसर को चेक करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें आपको कैसा लगा। हमने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से अच्छा समझा के, खाली आंसर की नहीं दी गई है कि सिर्फ आपको आंसर बताए गए, उस आंसर को सॉल्व भी किया गया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।